हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर की थ्योरी में करेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है करेक्शन इन बोहर थ्योरी। ठीक है, और स्पेशली इस करेक्शन के अंदर जिस बात पे डिस्कशन होना है उसको आप चाहे तो न्यूक्लियर मोशन कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करेक्शन फॉर दी फाइनाइट मास, फॉर दी फाइनाइट मास माने मास का फाइनाइट होना। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप रिड्यूस्ड मास के सिस्टम भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडीशन को डिटेल में समझते हैं और इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट लेके आते हैं और फिर बोहर के अंदर एंटर करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल याद दिलाऊं। आपने एग्जांपल के रूप में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का एक सिस्टम सुना है, पढ़ा है, देखा है और एक्सपीरियंस किया है, गन बुलेट सिस्टम। आपको याद आ रहा होगा। जब गन बुलेट सिस्टम में अगर देखो आप, तो गन बुलेट सिस्टम में मैं इस एग्जांपल को ऐसे ले रहा हूँ कि ये हमारे पास में एक गन है, ये उसका ट्रिगर है, ये अंदर स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है, ये आपके पास में बुलेट है। तो इसका अगर मास देखें तो mg इसका मास हो गया और बुलेट का जो मास हो गया इसके अंदर वो mb ले लिया, और अभी हाल फिलहाल इनिशियली इसको रेस्ट पे मान लिया। तो देखिएगा ये टू बॉडी सिस्टम है। ठीक है, कितनी है? टू बॉडी सिस्टम। ठीक है, अब इस टू बॉडी सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है? सोच के देखिए। ठीक है, नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट पे होगा। अब आपने ट्रिगर दबाया तो स्प्रिंग दबी। जब स्प्रिंग दबी तो हुआ क्या? हुआ यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हुई। अब जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हुई तो जैसे ही रिबाउंड होगी, होगा क्या? स्प्रिंग जाएगी और बॉल पे क्या देगी? याद आ रहा है आपको? एक्शन। तो हमको न्यूटन को याद रखते हुए बोलें कि थर्ड लॉ जो न्यूटन का है वो बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए ये जो बुलेट है ये इस स्प्रिंग को क्या करेगी? पीछे रिएक्शन देगी, जिसके कारण हुआ क्या? इसमें आपस में ही कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ और बुलेट आगे और गन रिकॉइल करी। ठीक है, गन में क्या हुआ? रिकॉइल हुआ। याद आ रहा है आपको? इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि ये बुलेट है और ये गन का मास है। ये VB से आगे गया, ये VG से, ठीक है, पीछे गया। ठीक है, ये VG से पीछे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन की कंडीशन बताती है कि आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू कितनी हुई? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, और बुलेट इधर गई, ठीक है, आगे, तो गन पीछे गई। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही कंसेप्ट हमारे पास में एटम में काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा? जहाँ हम बोहर ने गलती करी वो ये थी कि अगर यहाँ पर आप देखें तो mg vg इक्वल टू mb vb, माने हम ये कह सकते हैं कि जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब ये है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में, ध्यान से समझिएगा, किसी सिस्टम में अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, टू बॉडीज़, और एक बॉडी चली तो दूसरे को भी चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? गन और बुलेट के अंदर हुआ क्या था? इनिशियली मोमेंटम शून्य था क्योंकि रेस्ट पे था। बाद में क्या हुआ? एक बॉडी चली तो दूसरे को भी चलना पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम रोटेशन की बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखें जैसे सी सॉ होता है, ठीक है,
तो एक बॉडी में टॉर्क लगा तो दूसरे को, ठीक है, घूमना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, दूसरे को घूमना पड़ेगा ही पड़ेगा। यही कंसेप्ट हुआ क्या, बोहर थ्योरी में काम आया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बोहर थ्योरी में लेके आता हूँ इस एग्जाम्पल को। देखिए बोहर थ्योरी में क्या था, बोहर ने एक बहुत बढ़िया बात अज्यूम की थी। बोहर अज्यूम्ड दैट ड्यू टू लार्ज मास ऑफ न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा माना था विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन मास, तो न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया था, न्यूक्लियस इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। तो ये बात बोहर ने मान ली। अब बोहर ने क्योंकि ये बात मानी थी, तो बोहर की जितनी भी थ्योरी है, अगर आप ध्यान दें, ठीक है, जितनी भी थ्योरी है उस थ्योरी में आपने न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लिया, ठीक है, जो कौन था, प्रोटॉन। अगर मैं हाइड्रोजन की एग्जाम्पल में रखूं और इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो आपने इसको तो फिक्स कर दिया, ठीक है, और इसको घुमा दिया आर रेडियस में वी वेलोसिटी से। तो आप याद कीजिए यहाँ पर फोर्स लगी थी और एंगुलर मोमेंटम वगैरह का जिक्र हुआ था, और वो कितना था, MEVER इक्वल टू NH/2π, और आपके पास में फोर्स लगी थी KE इंटू ZE, ठीक है, न्यूक्लियस का मास चार्ज ZE अपॉन R², ठीक है, और इसको बराबर किया था आपने mv²/r। तो इन दो इक्वेशन से आपके पास में बहुत सारी इक्वेशंस आई थी। पर हुआ क्या, ये तो बोहर की थ्योरी थी, पर प्रैक्टिकली हुआ क्या, बोहर की थ्योरी में गलती आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकमिंग्स, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए कि जैसे बोहर की थ्योरी जो कंडीशंस थी उसमें आपका जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस था, ठीक है, वो फेल हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ड्यूट्रॉन ले लिया, एसिड ट्रीटियम ले लिया, ठीक है, ये क्या थे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। इनमें अगर आप फॉर एग्जांपल n=2 से n=1 में ट्रांजिशंस लेते हैं, तो जो फोटॉन्स निकलते थे जिनकी एनर्जी, उनकी वेवलेंथ वेरी कर गई, ठीक है। कहने के लिए इसके लिए भी Z1 है, इसके लिए भी Z1 है, इसके लिए भी Z1 है, मगर इनके लिए जो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स थी वो वेरी कर गई, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स वेरी कर गई, ठीक है। क्यों वेरी करी, इसलिए करी क्योंकि भाई जब बाद में वैज्ञानिकों ने इस कंसेप्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपको ये स्टार पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम ले लूँ मैं अगर एग्जांपल में, तो वो था आपके पास में प्रोटॉन, जो केवल 1840 गुना, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो कि ज़्यादा ज़रूर है पर इनफाइनाइट नहीं है। और बोहर ने क्या किया था, बोहर ने मान लिया था कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मैं एग्जांपल वापस गन बुलेट का लेके सामने आता हूँ आपके लिए कि जैसे ही गन से इस पे एक्शन हुआ बुलेट पे, बुलेट ने रिकॉइल मारा तो बुलेट आगे गई और गन को भले ही छोटा सा रिकॉइल झटका मिला, मगर मिला। क्यों, क्योंकि ये एक कंडीशन थी mg/vg इक्वल टू mb/vb, ठीक है, माने मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बुलेट का मास बहुत कम था पर गन का मास बहुत ज़्यादा था, इसलिए वेलोसिटी थी बहुत कम थी, ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेशन, ठीक है, नहीं तो सेंटर ऑफ मास चल पड़ता। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पर भले ही, ठीक है, भले ही थोड़ा सा जर्क लगे, झटका लगे, मगर ऑब्जेक्ट चलेगा, क्योंकि किसी का भी मास प्रैक्टिकल कंडीशंस में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट ने यही बोला कि ड्यू टू दिस, ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों के ऊपर बात शुरू हुई, ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा, साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन्होंने एक डाटा दिया, उनने कहा कि अब समझिएगा
कि अगर ये मेरे पास में लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, तो होगा क्या, एक सिंपल सी बात देखें तो होगा ये कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया मैंने ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, अब इन दोनों के बीच में कहीं इनका सेंटर ऑफ मास आएगा, और सेंटर ऑफ मास क्योंकि हैवी बॉडीज़ के पास रहता है वो, तो बात ये आई कि इन दोनों के बीच में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक्शन रिएक्शन इंटरनल फोर्सेस हैं, और वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स कौन सी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इंट्रैक्शन बोलूँ या इंटरनल बोलूँ या फिर इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलूँ, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इसने न्यूक्लियस ने इस पे एक्शन किया है तो इसने इसको रिएक्शन दिया है, क्लियर है। तो इसके कारण ही ये मूव कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर पकड़ में आई कि साइंटिस्ट ने कहा कि ये दोनों पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, और ये न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर, ठीक है, vn स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इससे चलेगा, और दोनों का, ठीक है, दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई किया गया, और दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहे हैं। इस तरह से चल रहे हैं कि यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स और इनका सेंटर ऑफ मास ये एक ही लाइन में रहे, हमेशा किस में रहे, एक ही लाइन में रहे। अच्छा, अगर मैं इनका डिस्टेंस देखूँ तो ये RE होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये RN होगा, ठीक है। RE और RN दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन ने आन मान लिया, क्या मान लिया, R मान लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। एक तो ये कंडीशन। दूसरा, आपने अगर सेंटर ऑफ मास की थ्योरी याद करें तो आपने पढ़ा है कि M1R1 इक्वल्स टू M2R2, ठीक है, ये कंडीशन सामने आती है, M1R1 इक्वल्स टू M2R2, क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 रही, ये इक्वेशन नंबर 2 रही। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं तो RE आ गया मेरे पास में R इंटू MN अपॉन ME प्लस MN। इसी तरह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा RME अपॉन ME प्लस MN, ठीक है, ME प्लस MN। तो ये दो कंडीशंस आ गई आपके पास में। अब इस सिस्टम की अगर आप देखें तो दोनों बॉडीज़ चल रही हैं, ठीक है, दोनों बॉडीज़ क्या हो रही हैं, चल रही हैं। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे सिस्टम के लिए अगर आप वेलोसिटी देखें तो आप जानते हो कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, VE इक्वल्स टू RE ओमेगा, और VN कितनी है, RN ओमेगा, क्लियर है, क्योंकि दोनों रोटेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास अबाउट, माने अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं, सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूम रहा है इस नई थ्योरी में। अब आप काम कीजिए, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा जाए, ठीक है, सोचिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकालते हैं, ठीक है, ऑफ दिस सिस्टम निकालते हैं, तो ज़रा बताइए कि कौन कौन चल रहा है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कितनी होगी, हाफ ME VE स्क्वायर प्लस हाफ MN VN स्क्वायर, ठीक है। VE और VN सब मालूम है आपको, रख देते हैं, तो हाफ ME और VE कितना है, देखिएगा, VE है RE ओमेगा, और RE कितना है देखिएगा, तो R मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन ME प्लस MN, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस MN R ME अपॉन ME प्लस MN का होल स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये व्यवस्थित होके आएगा हाफ ME MN अपॉन ME प्लस MN, ठीक है, साथ में R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ये जो आर्टिकल आया इसको म्यू बोलते हैं, और यही हमारे पास में रिड्यूस्ड मास कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है,
रिड्यूस्ड मास कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैं इसका मतलब समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। तो आइए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा होता क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टू बॉडी सिस्टम को, ठीक है, किसमें, टू बॉडी सिस्टम को, ठीक है, सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखा गया सेंटर ऑफ मास के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियस भी घूम रहा था। अब इसकी जगह अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक आर्बिटरी ऑब्जेक्ट इसको घुमा दूँ, तो इसकी v कितनी होगी, r ओमेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ म्यू और साथ में v स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक रिड्यूस मास मान लिया और रिप्लेस कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अच्छा, जब ये बात सामने आई कि दोनों चल रहे हैं, तो ये थ्योरी बोहर की दोबारा से लिखी गई। ठीक है, दोबारा से लिखी गई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं आपको बोलूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सब कुछ दोबारा निकाला गया, एरिया, रेडियस, वेलोसिटी। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो MERN का स्क्वायर, सॉरी MNRN का स्क्वायर, MERE का स्क्वायर, इससे सॉल्व करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं कि आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हो आप, तो एंगुलर मोमेंटम की बात इसके अंदर लिखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो MNRN और साथ में आपका VN, ठीक है, प्लस MEREVE, ये भी आ जाएगा आपके पास में ये। ठीक है, या फिर NH/2π जो लिखते हो आप कन्वर्सेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, यहाँ सब कुछ कैलकुलेट किया गया। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट किया गया। ठीक है, दोबारा समझिएगा। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को भी लिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी, ठीक है, यहाँ लिया गया। इलेक्ट्रिक फोर्स को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं आपके लिए लिखूँ तो याद दिलाऊँ आपको कि आप जब इलेक्ट्रिक फोर्स लिखते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देखिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये रहा आपके पास में न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, मगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस RE है और ये डिस्टेंस RN है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा K E × ZE/RE का स्क्वायर। ठीक है, समझिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपके पास में यहाँ ध्यान से समझिएगा, यही यहाँ पर इसके अंदर पिक्चर है कि ये चार्ज, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पर ये घूम किसके कॉरस्पॉन्डिंग रहे हैं, ये घूम रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ जो फोर्स लिखा जाएगा वो आता है K E ZE/r² = MEVE²/RE। ठीक है, इसी तरह से MN/VN²/RN, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, आपने चाहे ये पहली इक्वेशन ले लें, चाहे ये दूसरी इक्वेशन ले लें, चाहे ये वाली तीसरी ले लें और इसको चौथी मान लें, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सारी कंडीशन दोबारा कैलकुलेट की गई। समझिएगा ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सारी कंडीशन दोबारा लिखी गई। ठीक है, जैसे, ठीक है, यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट हुआ। ठीक है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस। तो देखिएगा बोहर ने जो कैलकुलेशन की थी वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखूँ तो वो आया था n²h² मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4π²। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और k की वैल्यू 1/4πε0 वाली और ZE², ये आया। ठीक है, जब ये दोबारा सॉल्व किया गया, न्यू फार्मूला, ठीक है, न्यू फार्मूला, तो ये आएगा r' ले लेते हैं, तो ये आया n²h²। ठीक है, समझिएगा 4π, ठीक है, 4π E², ठीक है, K Z, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था वहाँ पर क्या आया, MEME/ME+MN। समझ गए आप, माने सब कुछ वही आ रहा है,
सारी क्वांटिटीज़ वही आ रही हैं, ठीक है, सिवाय किसके, जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वहाँ पर क्या आ गया, म्यू कितना था, MEMN अपॉन ME प्लस MN। तो यही हमको याद रखना है, हमको सॉल्व नहीं करना है, कभी भी सवाल आए तो हमको डायरेक्ट लिखना है। आपको अगर सॉल्व करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एक काम कीजिए, ME को रिप्लेस कर दीजिए म्यू से, जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे R पुराना रेडियस जो था उसमें, ठीक है, उसमें R के कॉरस्पॉन्डिंग मास नीचे था, इन्वर्सली था, नए में क्या आया, म्यू आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो नया फॉर्मूला आएगा R डैश, वो आ गया R इंटू ME अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया रेडियस के रिलेशन, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ A पॉइंट का, ठीक है, A पॉइंट का। और न्यू फॉर्मूलेस की कंडीशन में हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर। ऐसे अगर वेलोसिटी में देखें, ठीक है, कि वेलोसिटी का रिलेशन देखें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मालूम पड़ता है कि वेलोसिटी जो थी वो मास पे डिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड। तो मालूम पड़ा कि नए फॉर्मूले में जो वेलोसिटी थी V डैश, वो उतनी आएगी जो बोहर के फॉर्मूले में आई है, जिसलिए यहाँ पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी जो था, एनर्जी के फॉर्मूले में मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नए फॉर्मूले में क्या आया, जहाँ मास वहाँ पर म्यू आ गया, ठीक है। मैं याद दिलाऊँ आपको कि एनर्जी कितनी होती थी, -13.6 Z²/n² होती थी, ठीक है। तो अब आप देखो नई फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। E/E डैश मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ME अपॉन म्यू। तो E डैश कितना आ गया, E डैश आ गया आपके पास में E, ठीक है। ये देखिए इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये म्यू अपॉन ME। तो E डैश को हम लिख सकते हैं -13.6 n² Z² और साथ में म्यू अपॉन ME, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक और याद दिलाऊँ आपको, ठीक है, याद रखने लायक, एक होता था रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब रिडबर्ग कांस्टेंट में भी मालूम पड़ता है कि मास पे ही निर्भर है, तो नया फॉर्मूला जो आएगा वो वहाँ पर म्यू आ जाता है, ठीक है, नए फॉर्मूले में म्यू आ जाता है। तो R डैश आ गया आपके पास में R इंटू म्यू अपॉन ME, R इंटू म्यू अपॉन ME। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कंडीशन ही रही, मगर ये ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आप बात कर सकते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। समझिएगा कि अगर मान लेते हैं N2 से N1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है, तो क्या छूटेगा, फोटॉन छूटेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, R Z² 1/n1² - 1/n2², याद आ गया आपको, ठीक है। तो वेवलेंथ में देखिएगा रिडबर्ग आ रहा है, और रिडबर्ग हम जानते हैं कि R = R इंटू म्यू अपॉन ME है। तो जब भी फॉर्मूला आएगा, ठीक है, नए कंडीशन में, ठीक है, वहाँ R की जगह क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा, और सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझो कि हुआ क्या था, हुआ यही था कि हाइड्रोजन एटम आपने लिया और एक ड्यूट्रियम एटम लिया, ठीक है, ड्यूट्रियम एटम लिया, ठीक है। इन दोनों में ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशंस फ्रॉम n = 2 to n = 1, ठीक है, स्टिल गेटिंग स्लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइट डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ये सवाल AIEEE में एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आइए इसी कंडीशन को देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को लेके चलें और हम ड्यूट्रियम को लेके चलें, तो हाइड्रोजन एटम में है क्या, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझो कि इसके लिए अगर मैं म्यू लिखूँगा तो इसके लिए म्यू कितना होगा, MEMN, ठीक है, यहाँ बोलूँ तो MP आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन, ठीक है। तो ME प्लस
प्रोटॉन। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का मास है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास जुड़ेगा और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, तो इसको mp ले लेते हैं। ठीक है, तो mn यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ mp। क्लियर है? अब इसके लिए अगर म्यू निकालें तो ये म्यू डैश कितना आएगा बताइए सोच के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा me इंटू 2mn अपॉन me प्लस 2mp। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ p ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? तो देखो आपको अगर यहाँ पर कंडीशन देखें तो आपने यहाँ पर जो म्यू ले रखा है वो लगभग me है, क्योंकि हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना होता है? 1836 गुना, तो बड़ा है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अब 2mp बाहर निकाल लें। ठीक है, 2mp अगर आप बाहर निकाल लें, ठीक है, तो ये आएगा कितना? ठीक है, ये आपके पास में लगभग, ठीक है, लगभग म्यू के बराबर आएगा, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, स्लाइट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, स्लाइट डिफरेंट है दोनों। ठीक है, अब आप ट्रांजिशंस देखिए। ठीक है, कि रिडबर्ग कांस्टेंट इसका r है, तो इसका क्या होगा? इसका रिडबर्ग कांस्टेंट क्या था? म्यू अपॉन me। ठीक है, और इसका रिडबर्ग कांस्टेंट क्या था? ज़रा सोचिएगा, इसका रिडबर्ग कांस्टेंट और इसका रिडबर्ग कांस्टेंट मैं दोबारा याद दिला दूँ आपको। ठीक है, कि यहाँ का रिडबर्ग कांस्टेंट तो me पे डिपेंडेंट है और यहाँ का रिडबर्ग कांस्टेंट म्यू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप देखो दोनों केसेस में रिडबर्ग कांस्टेंट एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएंगे। ठीक है, तो जब इसके लिए आप वेवलेंथ निकालते हो तो r, ठीक है, z तो दोनों के लिए 1 है ही क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो n इक्वल टू यहाँ पर 2 से 1 पे गिरने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, और सोच लेते हैं क्या आएगा? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसके लिए कितना आएगा? 1/डैश, तो r डैश। ठीक है, 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मालूम पड़ा कि दोनों के लिए लैम्डा बटा लैम्डा डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है मगर ध्यान रखिएगा, इस पर खूब IIT में, JEE मेन में, ठीक है, और आपके मेडिकल में खूब सवाल आए। मैं 1-2 सवाल आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि एक सवाल लिया। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम लिया आपने। ठीक है, वहाँ पर न्यूक्लियस इज रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, न्यूक्लियस इज रिप्लेस्ड, अब ध्यान समझिएगा, बाय पॉजिट्रॉन। ठीक है, कैसे? पॉजिट्रॉन। ठीक है, नाउ ये एक इमेजिनरी पार्टिकल हो गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट न्यू रेडियस, न्यू रिडबर्ग, RH लिया मैंने कांस्टेंट। ठीक है, एंड न्यू एनर्जी, किसी ऑर्बिट की न्यू एनर्जी फॉर दिस इमेजिनरी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के लिए बताना है। तो आपने करा क्या? जब तक कुछ नहीं दे रखा होगा आप हाइड्रोजन एटम ले लीजिए। अब हाइड्रोजन एटम में क्या क्या है सोचें। हाइड्रोजन एटम में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और अंदर एक प्रोटॉन होता है। आपने इस प्रोटॉन को रिप्लेस किया। क्या किया? रिप्लेस किया। किससे? पॉजिट्रॉन से। पॉजिट्रॉन क्या है? ये होता है E+, माने ये वो पार्टिकल है। कौन? पॉजिट्रॉन। तो ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। ठीक है, पर इसका चार्ज जो है वो +E है, इतना सा फर्क है। माने यहाँ पर +1.6 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अब आपका नया सिस्टम जो हुआ वो ये हुआ। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ पर E+, इसका मास Me है, इसका मास Me है। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर बोहर लगेगा?
नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात आ गई, दोनों के मासेस के बारे में चर्चा हो गई, तो यहाँ पर रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा और वो कितना होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया me² अपॉन 2me, m से m कट गया तो म्यू आपके पास में नया आ गया me/2। क्लियर है। अब आपको क्या क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है पहली बात रेडियस निकालिए, ठीक है, क्या कीजिए रेडियस। तो मैं याद दिला दूँ नया रेडियस के लिए क्या क्या आया था आपके पास में, नया रेडियस के लिए आया था पुराना रेडियस इंटू me अपॉन म्यू, ठीक है। तो पुराना रेडियस, ठीक है, me अपॉन 2 जो कितना आएगा, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ r, 2 टाइम्स ऑफ r पूछा जाए बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी रिडबर्ग कांस्टेंट पूछा जाए तो रिडबर्ग कांस्टेंट नया कितना आएगा, वो आएगा r म्यू इंटू me, ठीक है, पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में me से me कट गया तो पुराने वाले का आधा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है ऑर्बिट में एनर्जी, तो E डैश कितना आया था E इंटू म्यू अपॉन me, क्लियर है। तो आपने E इंटू यहाँ क्या लिखोगे me/2 इंटू me, इसका मतलब E/2, ठीक है। तो आपके पास में पुरानी हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होती है किसी ऑर्बिट में 13.6/n² और z² क्या हो जाता है 1, ठीक है, इतनी होती थी। और यहाँ पर क्या आ गया हाफ, तो ये आ गया -6.8 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी है। तो आपको करना ये है कि जब भी इस तरह की कंडीशंस आए आपको ध्यान देना है कि क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मास में कोई फ़र्क है या नहीं। आइए एक और सवाल करते हैं। आईआईटी में एक दिन सवाल पूछा गया कि आपने यहाँ पे तो न्यूक्लियस को रिप्लेस किया, अब एक बार इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उसमें था कि इन एटम इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय एन इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्टिकल, ठीक है, एक इमेजिनरी पार्टिकल लगा दिया आपने, ठीक है, हुज मास उसका मास जो था, ठीक है, इज ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम, चार्ज सेम है, क्लियर है, ठीक है। अब वो बोलता है कि नाउ दिस पार्टिकल जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n = 2, माने बामर सीरीज देनी है, सच दैट मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटोन एमिटेड, ठीक है, फाइंड द वेवलेंथ। चलिए सवाल आ गया आपको। तो सबसे पहली बात, क्या मास के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये आपके पास में अब रिड्यूस मास का सवाल है, ठीक है। यहाँ बोहर की थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर करेक्टेड थ्योरी आएगी, ठीक है, यहाँ रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट पे सवाल आएगा। समझिए, समझ आई बात। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 म्यू निकालते हैं हम। तो म्यू निकालने के लिए क्या आएगा, आज me की जगह क्या आएगा समझिएगा, me की जगह आएगा 2me, ठीक है। और आपके पास में इस कंसेप्ट में ध्यान समझिएगा, इस कंसेप्ट में क्या चीज़ आएगी, ठीक है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम, या फिर हम अगर कायदे से बोलें तो 1840 ले लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया me प्लस 1840 me, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ me ही आएगा। सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास में ये हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है, मान लेते हैं ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है, ऐसे करते करते ये n=∞ है। अब अगर पार्टिकल जंप कर रहा है 2 में, ठीक है, तो वो यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। तो अगर वो इन्फिनिटी से 2 पे आएगा तो एनर्जी क्या होगी फोटोन की? मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। पर अगर उसने ट्रांजिशन इधर ही कर लिया, 3 से 2 में ही कर लिया, तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई। क्यों? क्योंकि जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc/λ। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। आप समझ गए? इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांजिशन होना है स्टेप 3 में, ठीक है, वो n=3 टू n=2 ही होना है। ठीक है, तो आपको ये ट्रांजिशन ही मालूम पड़ गया। अब आपको मालूम है कि रिडबर्ग की कंडीशन लगेगी, और वो फॉर्मूला कितना होता है? R/μ/me। तो R/μ कितना है? 2me/me। समझ रहे हैं आप? तो ये कितना हो गया? 2R। अब स्टेप 4 सब कुछ आ गया आपके पास में। ही इज आस्किंग अबाउट वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना है? 1/λ/r/z। तो आपके पास में 1 हो गया, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो अब r लेंगे या r' लेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यू विल टेक r'। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आई? 1/r 2r 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2r ऊपर आएगा 5, ठीक है, नीचे आएगा 36, ये कट गया। तो वेवलेंथ आ गई आपके पास में 18/5r। ठीक है, इजी है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको सवाल करने और मासेस के बारे में बात करनी है। ठीक है, ठीक है, मासेस को चेक करना है, और मास अगर चेक है तो आप म्यू रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मास आएगा वहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे, किससे? म्यू से। इतना आसान है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हैप्पी स्टडीज़। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहिए।